हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल केवी लॉ इन हिंदी पर। पिछली वीडियो में हमने 9 क्वेश्चन सिलेक्ट किए थे जो आप लोगों को पसंद आए होंगे और आपके लिए हेल्पफुल भी रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 10 to 45। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें दिया है हमारा, बौद्धिक संपदा अपील संबंधी बोर्ड की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी। तो आज के वीडियो में मैंने जो 4 ऑप्शन दिए जाते हैं वो नहीं लिखे हैं, ओनली मैंने आंसर दिया है। ठीक है, तो हम सिर्फ इसका आंसर रीड करेंगे। तो इसका आंसर है ट्रेडमार्क अधिनियम 1999। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 है, अधिकतम अवधि क्या है जिसके भीतर फास्ट ट्रैक पंच फैसला पूरा होना चाहिए। ठीक है, तो एक लिमिटेड जो टाइम दिया जाता है वो होता है 6 महीने। फास्ट ट्रैक की कोर्ट में जो भी हम निर्णय लिए जाते हैं वो 6 महीने के अंदर लिए जाते हैं, इसलिए उसे फास्ट ट्रैक कहते हैं। ओके, एंड 12 क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी धारा सम्मन के तौर पर कार्य करती है। तो धारा नंबर है हमारी 61 यानी 61। क्वेश्चन नंबर 13 है, सीआरपीसी के तहत न्यायाधीश के आयोजन से संबंधित प्रावधान किस धारा में प्रदान किए जाते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि सीआरपीसी हमारा जो चेंज हो गया है बीएनएस में। ठीक है, तो इसीलिए ये जो पूर्व पहले के जो क्वेश्चन पेपर थे ये उसमें से मैंने बनाए हैं। तो अब की जो धाराएं होंगी आई होप वो चेंज हो चुकी होंगी। तो मैंने ये पहले के बेस पे बनाए हुए, इसीलिए इसके अंदर सीआरपीसी दिया गया है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा है धारा 197। ठीक है, 14 क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमने इलस्ट्रेशन दे रखी है तो उसे हम पढ़ेंगे कि ए हैदराबाद में, बी कलकत्ता में और सी दिल्ली में रहते हैं। इलाहाबाद में ए बी और सी एक साथ होने वाले हैं। बी और सी ने मांग पर संयुक्त प्रतिज्ञा पत्र बनाया और ए को भेज दिया। बी और सी पर ए कहाँ मुकदमा कर सकता है। तो इसका आंसर है इलाहाबाद में जहां कार्रवाई का कारण उठा, दूसरा है कलकत्ता में जहां बी रहता है, और तीसरा है दिल्ली में जहां सी रहता है। इसके ये 3 ऑप्शन थे, चौथा था कि सारे उपरोक्त सभी। तो मैंने इसमें तीनों मेंशन किए हैं बिकॉज ये 3 कंडीशन दी गई हैं जहां जहां से वो कर सकता है। तो इलाहाबाद में जहां वो रहता है, कलकत्ता में जहां बी रहता है और दिल्ली जहां सी रहता है। तो तीनों इंपॉर्टेंट है, यानी उपरोक्त सभी थे। 15 हमारा है, धारा 25 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को किसी मुकदमे, अपील और अन्य कार्यवाही को कहाँ स्थानांतरित करने की शक्ति प्रदान करता है। तो आंसर इसका है एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में। ठीक है, ये ट्रांसफर जो होते हैं केसेस वो उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में ही ट्रांसफर होते हैं। एंड सेकंड है, किसी एक राज्य की सिविल कोर्ट में किसी अन्य राज्य की दीवानी अदालत में। तो जो इसके आंसर होंगे वो ए और बी थे, तो मैंने दोनों मेंशन किए हैं। 16 क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से किस मामले में सी मुकदमे को बंद कर सकता है। तो इसमें इलस्ट्रेशन दे रखी थी कि ए है, ए सी पर 500 रुपए के विनिमय बिल के लिए मुकदमा करता है। सी के पास ए से 1000 रुपए के ऋण की वसूली के लिए अदालती आज्ञापत्र है। इसका ये आंसर है। ठीक है, 17 देखेंगे हम, लैटिन शब्द रेस इप्सा लिक्विटर का अर्थ क्या है। तो आंसर इसका है चीजें खुद की कहानी खुद बोलती हैं। 18 देखेंगे हम, निम्नलिखित में से किस मामले में सामान्य रोजगार के सिद्धांत को पहली बार विकसित किया गया था। तो इसका राइट आंसर है प्रिस्टली बनाम फाउलर। 19 है, बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति को नागरिक प्रक्रिया 1908 में कोड के तहत 1908 के कोड के तहत सिविल कोड की शक्तियों में किस धारा में सम्मिलित किया गया है। तो इसका आंसर है धारा वकील अधिनियम 1961 की धारा 42। 20 नंबर हमारा है क्वेश्चन का, इंजुरिया साइन डेमनम पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख मामला है। तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि ये मैंने जब तक अपना फाइनल ईयर कंप्लीट किया था तब तक ये हर बार आया है, हर बार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
और ये केस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये मैंने भी मेंशन किया था, तो ये जरूरी है। तो इसमें है साइन इंजूरिया साइन डमनम का कोई केस है एशबी बनाम वाइट का। क्वेश्चन नंबर 21 है सख्त दायित्व पर कौन सी अग्रणी मामला है। सख्त दायित्व पर कौन सा अग्रणी मामला है, तो इसका जो केस है वो है रेलैंड बनाम फ्लेचर का। 22 नंबर है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारा 60A के 66A को अवैध कर दिया गया है, तो इसका राइट आंसर है श्रेया सिंगल बनाम भारतीय संघ AIR 201 550 523, सॉरी AIR 201 SSC 500 1523 में। तो ये जो केस है ये अभिव्यक्ति के ऊपर था तो इसमें केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये केस भी अभी फाइनल ईयर में भी आया था ये केस, तो ये हमने मेंशन किया था 60X में, ये एक्चुअली साइबर लॉ में आया था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि श्रेया सिंगल का जो केस था वो अभिव्यक्ति, यानी हम अपनी भाषा अपनी जो अंदर कोई बात है हम कहना चाहते हैं उसके लिए था। ये हमारे जो वो है क्या बोलते हैं मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19, ये उसमें मेंशन किया गया है। अगर हमें बोलने की आज़ादी नहीं दी जाएगी तो हम अपनी कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकेंगे, क्योंकि हम बोलेंगे नहीं तो हमें समझ में नहीं आएगा कि हमें क्या चाहिए। तो इसलिए हमें बोलना जरूरी है। तो ये इसकी अभिव्यक्ति को रोकने के लिए था। तो एक बार इस केस को पढ़ लेना, क्योंकि ये महाराष्ट्र का बहुत इंपॉर्टेंट केस है और बहुत इंपॉर्टेंट नेताओं के साथ में हुआ था ये, तो प्लीज आप इसे पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड 23 का क्वेश्चन नंबर हमारा पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन EIA किस के तहत अनिवार्य है, तो ये है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 24। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर में लड़कर जनता को परेशान या सार्वजनिक शांति को भंग करते हैं तो उन्हें किस प्रतिबंध करने के लिए कहा जाता है, तो इसको कहते हैं अफरे एंड अफरे यानी झगड़ा। ये आपने इसमें IPC में पढ़ा होगा, जो हमारी अब BSA हो गई है, तो ठीक है। तो ये इसमें भी है अफरे होता है जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, इसीलिए बहुत सारे लोगों को इकट्ठे होना गैर कानूनी होता है, क्योंकि कब झगड़ा हो जाए वो हमें पता भी नहीं चलता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 है वर्ग द्वेष नीचे दी गई किस धारा में दिया गया है, तो आंसर इसका है IPC की धारा 553A में। 26 धारा 299 और 300 के बीच का भेद मेलविल जे द्वारा किस में स्पष्ट किया गया था, तो रेग बनाम गोविंदा में। ये केस है रेग बनाम गोविंदा। 27 केसेस बहुत रेयर चांस होता है आएंगे, लेकिन आप फिर भी इंपॉर्टेंट केसेस पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 27 क्वेश्चन है इनमें से कौन सी संविधान में संघीय विशेषता नहीं है, तो आंसर इसका है एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप। 28 अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करने की अपनी शक्ति के प्रयोग में संसद किसमें संशोधन नहीं कर सकती है, तो मूल विवरण में नहीं कर सकती है संशोधन। ओके, इसका आंसर है मूल विवरण। 29 कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक आदेश नैतिकता और स्वास्थ्य के विषयों के अधीन से शुरू होता है, तो अनुच्छेद 25 से। 30 हिंदू गोद लेने और रखरखाव अधिनियम 1956 की धारा 19 को किसके रखरखाव के लिए प्रदान किया गया है, तो ये रिलेट करती है क्वेश्चन नंबर इसका क्वेश्चन है नहीं सॉरी इसका आंसर है विधवा बहू। 31 है हिंदू उत्तराधिकार 1956 की धारा 30 किससे संबंधित है, तो यह हमारा है प्रशासनात्मक अनुक्रम। 32 CRPC की निम्न द्वारा बलात्कार के आरोप में व्यक्ति की परीक्षा से संबंधित, इसका राइट आंसर है धारा 53A। 33 CRPC की धारा 167 के मुताबिक आरोपी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में कितने दिन से ज्यादा नहीं रखा जा सकता, तो इसका राइट आंसर है एक बार में 15 दिनों तक ही पुलिस हिरासत में व्यक्ति आरोपी को रखा जा सकता है। आपने सुना भी होगा कि 14 दिन की रिमांड पे भेजा गया है, क्योंकि मिनिमम जो टाइम होता है वो 14-15 ही होता है, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा रखने के लिए आपको फिर से परमिशन लेनी पड़ती है। 34 है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत गोद लेने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है, आंसर है बच्चों का वास्तविक रूप से लेना और देना। जब किसी भी बच्चे को गोद लिया जाता है तो देने वाला भी तैयार होना चाहिए और लेने वाला भी।
ठीक है। 35, हिंदू पुरुष एक लड़की बच्ची को गोद ले सकता है यदि दोनों के बीच में उम्र का अंतर कम से कम 21 वर्ष का हो। इसका राइट आंसर है 21 वर्ष का। चाहे कोई औरत किसी मेल बच्चे को ले, यानी लड़के को गोद लेता, तो उनके बीच में भी 21 साल का अंतर होना चाहिए। और अगर कोई मेल किसी फीमेल यानी बच्ची को गोद लेता है तो उनके दोनों के बीच में भी एज डिफरेंस जो होता है वो 21 वर्ष होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, अदरवाइज वो बच्चा गोद नहीं ले सकते हैं। 36, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध हिंदू गोद लेने और रखरखाव अधिनियम 1956 की धारा 21 के तहत निर्भर नहीं है? वो है दादी यानी ग्रैंड मदर। 37, भारतीय अधिनियम की खंड 122 के तहत विवाह के दौरान पति या पत्नी के बीच का संवाद। आंसर इसका है विवाह के टूटने के बाद कोई भी उस संवाद को विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। 38, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा यह प्रदान करती है कि एक सहयोगी एक सक्षम गवाह होता है? धारा 133। इसका राइट आंसर क्या है? धारा 133। 39, पड़ोसी अधिकार प्रस्तुति का विषय क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है प्रदर्शन। 40, एडम स्मिथ के कराधान के सिद्धांत की गणना की है जिन्हें सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है समानता, सुनिश्चितता और सुविधा तथा अर्थव्यवस्था। अब इसका 41, भारत में पहली बार सर जेम्स विल्सन ने किस वर्ष में आयकर कानून पेश किया था? तो इसका राइट आंसर है सन 1860 में। 42, सीआरपीसी की निम्न धाराओं में से कौन सी धारा श्रमयोग्य अपराध से संबंधित है? तो राइट आंसर इसका है धारा 320। 43, सीआरपीसी की धारा 468 के तहत संज्ञान लेने के लिए समय सीमा क्या है? राइट आंसर है 3 साल। 44, औद्योगिक प्रतिष्ठान का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है, इसके तीनों ऑप्शन थे, कारखाना, खान और वृक्षारोपण। तो मैंने ये तीनों मेंशन किए हैं क्योंकि फोर्थ में पूछा गया था कि उपरोक्त सभी, तो मैंने इसलिए तीनों मेंशन किए हुए हैं। एंड लास्ट आंसर क्वेश्चन हमारा है, हड़ताल केवल तभी होनी चाहिए जब कम से कम प्रतिशत डैश प्रतिशत श्रमिक हड़ताल के समर्थन में हो, यानी 15% जो है श्रमिक उनका समर्थन होना चाहिए, तभी हड़ताल हो सकती है। आई होप आपको मेरा ये पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। राधे राधे।